बाबर आजम को हारने के बाद एक जलसा रखे, उसमें कागज ले रहे, बोला देखो ये मेरे खिलाफ साजिश हो गई, इससे कोई कुछ नहीं किया। जब उसको पीसीबी वाले पकड़े कि उस खत में क्या है बताओ तो सही, तुम क्यों हार गए, बोला वो तो मेरे से गुम हो गया है। इनके जमाने में नेब की रिकवरी बढ़ गई। ये 190 मिलियन पाउंड कहाँ गए सर? हम पर आपने इल्जाम लगाया कि रिलीफ मिला, उस ड्राई क्लीनिंग का जिक्र नहीं किया, सिलाई मशीनों का जिक्र नहीं किया। असद उमर घंटों आईएमएफ के दफ्तर के बाहर बैठे रहे, जाना ही था आईएमएफ के पास। तो आप अपनी शराइत पे कर्जा ले सकते थे, जिस शर्त पे भी देना है दे दो, पैसे दे दो। एक मुल्क के सरबराह को कोई अपने घर में दावत देने से डरता हो कि बहन बेटी पे ना नजर डाल। एक एक वजीर के साथ 30-30 गाड़ियां, वही वजीर जो कहता था कि जी साइकिल पे आना चाहिए, क्योंकि पहला कर्जा तो जनाब कायदे आज़म के जमाने में ही लिया गया और वो कर्जे की शरह बढ़ती गई। कुछ जंगों ने हमारे हालात ठीक किए, लेकिन फिर कर्जे और बढ़ते गए और फिर यूं हुआ कि हम लोग आईएमएफ के गुलाम बन के रह गए और एक इनकलाब आया फिर। और वो इनकलाब था कि हम आएंगे, आईएमएफ के मुंह पे पैसे मारेंगे, पाकिस्तान की मईशत को एक ही दिन में इस दलदल से निकालकर बाहर ले जाएंगे। आज बात तो हो रही है, लेकिन 4 साल और बात की गई कि जी अरस्तू हैं इस तरफ, वहां तो अरस्तू भी थे, सुकरात भी थे, बुकरात भी थे, और वो बार बार तब्दील भी होते रहे, लेकिन ना आईएमएफ के मुंह पे पैसे मारे गए, ना इस मुल्क का कर्जा उतरा। और कल एक दोस्त ने कहा कि हमें भिखारी बना दिया, तो मुझे एक वाकया याद आया कि ऑफिशियली तारीख में पहली बार एक वजीर एक मुल्क से फितरा लेने गया। वो बताइए कौन सा वजीर था और किसकी हुकूमत थी और किसका दौर था? ऑफिशियली फितरा लेने हमारा एक वजीर की कैपेसिटी में गया सऊदी अरब, और उसने तस्वीर खिंचवाई, पीछे लिखा हुआ था आजा फितरा है पाकिस्तान, ले जाओ भाई चलो। वो आप बता दें तो उसको आपको सारी बात का अंदाजा हो जाएगा। हाँ सर, वो बेचारे तालीम से महरूम रखे जाते थे, लेकिन जो इस हाउस में नहीं हो उसके लिए मैं बात नहीं करता, क्योंकि पीठ पीछे बात करना मेरी आदत नहीं। जब वो इस हाउस में मौजूद होते थे तो मैं बात करता था। मैं मुनाफकत का कतई कायल नहीं हूं। इन्होंने कहा जनाब इनके जमाने में नेब की रिकवरी बढ़ गई। ये 190 मिलियन पाउंड कहां गए सर? हम पर आपने इल्जाम लगाया कि रिलीफ मिला, उस ड्राई क्लीनिंग का जिक्र नहीं किया, सिलाई मशीनों का जिक्र नहीं किया। अब आप कहते हो कि जनाब हमें एक साजिश के तहत हटाया गया। मेरे भाई 4 साल बहुत अरसा होता है, और मैं फिर ये दोहराता हूं, पहले भी कह चुका हूं कि आपके नारे और आपकी बातों से किसी कदर हम भी ये सोचने लगे थे कि यार, एक दोस्त ने तकरीर में भी कहा कि जी तरक्की उस वक्त होगी जब फला आदमी आएगा, इस कुर्सी पे बैठेगा, वो इन्वेस्टमेंट होगी, लोग बाहर से पैसा भेजेंगे। यार ये तो हो चुका, ये आप पुराने ख्वाब क्यों देख रहे हो? इसी बुनियाद पर तो आपको एक बार हुकूमत मिली। यही ओवरसीज पाकिस्तानी आज भी जो मौजूद हैं, ये उस वक्त भी थे, इसी मईशत के ख्वाब में कि आप मुल्क को यूं चुटकियों में भंवर से निकालेंगे। 4 साल तक आपको बर्दाश्त किया गया। कौन सी नई बात थी? कौन से आईएमएफ के कर्जे वापस हुए? आपने कशकोल न तोड़ने के बहाने पर जो 9 माह जाया किए, आईएमएफ की कड़ी शराइत पर आखिर असद उमर घंटों आईएमएफ के दफ्तर के बाहर बैठे रहे। उसके नतीजे में हम स्टैंड बाय प्रोग्राम में थोड़ा सा इल्म भी रखा, थोड़ा सा मालूम भी कर लिया करें कि अगर जाना ही था आईएमएफ के पास तो आप अपनी शराइत पे कर्जा ले सकते थे। आपने कहा नहीं, और आप उस दिन गए जब आईएमएफ का दरवाजा आखिरी चौकीदार बंद करके जाने वाला था। आप उसके पैर पड़ गए कि चाचा दरवाजा खोलो, जिस शर्त पे भी देना है दे दो, पैसे दे दो। उन्होंने फिर अपनी शराइत पे दिए। तो अगर
पाकिस्तान माशी दलदल में है तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपकी तरफ जाता है। क्यों कि आपका वजीर खजाना खुद कहता है, जब उसको कहा गया कि आपसे पहले पाकिस्तान का जो कर्जा था वो दुगना हो गया, आपने 100% उसमें इजाफा किया, तो उसने कहा नहीं 100% नहीं 76% इजाफा किया। ये उसने तरीन साहब ने खुद कहा। माशरे में मौजब होने की क्या क्या मिसालें कायम की। कभी इतनी तजलील हुई है उन शोहरों की जो आज अदालत में पेश हो रहे हैं कि जी मेरी बीवी को भगा के ले गया। ये मौजब माशरा, खुदा बचाए इस मौजब माशरे से। इस तरह के मौजब माशरे की आप बात कर रहे हैं कि एक मुल्क के सरबराह को कोई अपने घर में दावत देने से डरता हो कि बहन बेटी पे ना नजर डाल दे। ये मौजब माशरा है, ऐसा मौजब माशरा। सर खुदा के वास्ते हमें इस मौजब माशरे की जरूरत नहीं है। कहते हैं पीटीवी कौन देखता है, और मुझे सिर्फ पीटीवी पे चलाया जाता है और पीटीवी पे हुकूमत के चीजें चलती रहती। आप क्यों भूल जाते हैं कि एक साबिक वजीर आजम पीटीवी के कैमरे को चिपक गया था, निकल ही नहीं रहा था उससे। जब पीटीवी ऑन करो तो वो बात कर रहा होता था। आज कहते हैं वजीर आजम हाउस का खर्चा, जब तक अपोजिशन में थे तो हम भी दिल से इनके साथ थे, कहते थे ये वज़रा जो है ये बहुत प्रोटोकॉल लेते हैं। सर खुदा की कसम जब ये वजीर बने तो ये एक वजीर आजम के बराबर प्रोटोकॉल लेता था। मैंने खुद इनको देखा है। ये उस वक्त तक शरीफ थे जब तक मौका नहीं मिला था, बाकी दिल के अरमान सारे इन्होंने पूरे किए। जैसे ही मौका मिला तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए वज़रा के। एक वजीर के साथ 30 गाड़ियां। वही वजीर जो कहता था कि जी साइकिल पे आना चाहिए। और आप बात करते हैं खर्चे घटाने के। यार आप 15-20 किलोमीटर का सफर हेलीकॉप्टर में तय करते थे। सर ये क्रिकेट टीम को क्या हुआ है, ये अमेरिका से भी हार गए। हाँ, नहीं ये अमेरिका से भी हार गए, ये इंडिया से भी हार गए। तो बाबर आजम को अपने ही किसी सीनियर क्रिकेटर से सबक लेते हुए हारने के बाद एक जलसा रखे और उसमें कागज ले रहे, बोला देखो ये मेरे खिलाफ साजिश हो गई, इससे कोई कुछ नहीं किया। उसके बाद जो है वो बात ही खत्म हो जाएगी कि तुम हार जाओ मर जाओ कुछ भी। बोला देखो ये था, और बाद में बोले वो खत भी गुम हो गया है। जब उसको पीसीबी वाले पकड़े कि उस खत में क्या है बताओ तो सही, तुम क्यों हार गए, बोला वो तो मेरे से गुम हो गया है। तो ये बाबर आजम को एक मशवरा है। सर माहौल में तलखी नहीं चाहता, गुजारिशात किए हैं, एक बरादरी अपने आप को समझो। हाँ आपके माजी मुख्तलिफ जगहों पे रहे हैं, आप पर मैं वो लफ्ज नहीं लगाना चाहता, लोटों के इल्जामात रहे हैं, लेकिन अब तो एक हो जाओ पाकिस्तान के लिए, अब तो एक हो जाओ मईशत के लिए, अब तो एक हो जाओ गरीब आवाम के लिए। बहुत शुक्रिया सर।